हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट साइंस के जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका मैराथन सीरीज यहाँ पे लेके आई हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट साइंस के 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस सीरीज से आप लोगों की प्रेपरेशन में एक तरीके से प्रैक्टिस जो है वो बहुत बढ़िया हो सके। और अगर आप यहाँ पे सीटेट पेपर 2 साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि 30 मार्क्स का आपका साइंस का पूरा पोर्शन पूछा जाता है, जिसके अंदर में से जो 20 मार्क्स का कंटेंट होता है ये किस पे बेस्ड होता है, ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है, लास्ट मिनट में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कंटेंट के लिए परेशान हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की मैराथन की जो लिंक है मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप इन वीडियोस को देखिएगा, जिससे कंप्लीट 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है उसकी रिवीजन आपकी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ आज के सीरीज से आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसके अलावा जो 10 मार्क्स का कंटेंट है, यहाँ पे 10 मार्क्स की आपकी पैडागॉजी पूछी जाती है। इसका भी आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर पेपर का मैराथन है मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो 10 मार्क्स की पैडागॉजी है इसका मैराथन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। साइंस की पैडागॉजी लगभग 52 मिनट की एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो साइंस की पैडागॉजी का पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि इन सभी से आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिल रही होगी। अब चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट मैराथन यहाँ पे शुरू करते हैं और 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है इसको कवर करें। और ये सभी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं रिकॉर्डेड मैनर में शेयर करती हूँ, जिसका लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पिन के फॉर्म में मिल जाएगा। अब चलिए आज के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैराथन ये शुरू करते हैं। अब चलिए मैं आज का ये सेशन यहाँ पे शुरू करती हूँ। और आज के सेशन में जो मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो 2018 से लेकर 2023 तक का, यानी कि जो 20 अगस्त का अभी रिसेंट का पेपर है वहाँ तक का मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये जो क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे जो 20 अगस्त का पेपर है उसमें यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। 20 अगस्त 2023 का ये पेपर से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और हर पेपर सेट के मैं आपके साथ यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस आते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे पैडागॉजी बेस आते हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन पैडागॉजी बेस्ड हैं इनका मैं अलग से एक मैराथन यहाँ पे शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ ये 2018 से लेकर 2023 तक के पेपर सेट यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। हम 2023 से शुरू करके लास्ट तक 2018 तक के पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा खासा बताया गया है, इसी वजह से हम आज का जो प्रैक्टिस सीरीज़ है यहीं से शुरू कर रहे हैं। सारे ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, प्रीवियस ईयर है। डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होगी। और ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी हो सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट रीड करने हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जिसमें से अभिकथन जो दे रखा है यहाँ पे अजर्शन दे रखा है कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये यहाँ पे उपस्थित होता है, जो कि भोजन को यहाँ पे क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। स्टमक जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, बिल्कुल सही है। और HCl का मेन काम क्या है? HCl का मेन काम है ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ताकि जो एक दूसरा यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस है जिसको आप पेप्सिन के नाम से जानते हो, ये यहाँ पे क्या करे, ये यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, सॉरी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे। और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब एसिडिक मीडियम यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक्टिवेट ही एसिडिक मीडियम में होता है। अब इसका तर्क यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारे पाचक रस होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसको एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। यही पॉइंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो इस हिसाब से हमें अभिकथन और तर्क दोनों सही दे रखा है। और अगर दोनों सही दे रखा है, सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही सही व्याख्या करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 62। इसके अंदर बोल रखा है ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन टर्म है ये कब प्रयोग होता है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होने वाली एक अभिक्रिया है, उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन साइकिल का पूरा प्रोसेस है ये हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से शुरू होता है, यानी कि जो हमारे वायुमंडलीय नाइट्रोजन है यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है इसको हम सीधा इनटेक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम करते क्या है, इसीलिए हमारे आसपास कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम हो गया, ये जो राइजोबियम है ये करता क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने के बाद ये फर्दर कन्वर्जन के बाद प्लांट इसे यहाँ पे इंटेक कर लेता है। और अब यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा कि हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन को इंटेक नहीं कर सकते, तो राइजोबियम क्या करता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में से बदलता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और राइजोबियम क्यों बदलता है, ताकि हम उसे यूज़ कर सके। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होंगी। अब पहले ऑप्शन में है कि कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है उसे गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, ये गलत है। अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं बोलते। यहाँ पे बोल रखा है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा सॉइल में डालना ताकि दोबारा नाइट्रोजन वहाँ चला जाए, तो ये भी उल्टा प्रोसेस बता रखा है। यहाँ पे करेक्ट होगा कि जब हम क्या करें, जब हम यहाँ पे रूपांतरण करें, जब हम कन्वर्जन करें हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पे इस तरीके से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित प्राणी जो है उसका क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। इसको क्या कहते हैं, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज द स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारी स्प्रिंग होती है उसमें न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कब देखने को मिलती है। तो देखिए हमारे आसपास दो तरीके की एनर्जी होती है, एक को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये पोजीशन की वजह से, यानी कि अगर किसी के यहाँ पे पोजीशन में चेंज आ जाए तब यहाँ पे देखने को मिलेगी। और काइनेटिक एनर्जी कब देखने को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो स्प्रिंग है, अगर मैं आपके सामने बनाऊँ तो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से देखेगा। अब मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कब आती है, जब वो पोजीशन में चेंज होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तब जब आपके पोजीशन में चेंज होता रहेगा। अब स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस करूं यानी कि दबाऊं तो भी इसके पोजीशन में चेंज होगा, और स्प्रिंग को अगर मैं खींच के इसे रिलैक्स करूं तो भी इसके पोजीशन में चेंज होगा, यानी कि दोनों ही केस में इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपसे कहूं कि इसमें न्यूनतम यानी कि लीस्ट कब होगा, जब हम इसे नॉर्मल ऐसा छोड़ दें, यानी कि इसे ना हिलाएं ना कंप्रेस करें ना इसे रिलैक्स करें। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्प्रिंग को आप ना कंप्रेस करो ना इसे यहाँ पर पुश करो, इसे ग्राउंड में भूमि में ऐसे ही पड़ा रहने दो, तब इसमें लीस्ट केस आपका देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हमारे सामने यहाँ पे पूछ रखा है कि इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि कोल ब्लडेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कहलाएंगे। तो देखिए साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप यहाँ पे प्रिडिक्शन से भी इन क्वेश्चंस को यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगी। सबसे पहले ऑप्शन में आपको डॉल्फिन मिल जाएगा। डॉल्फिन जो है एक मैमल्स कहलाता है और मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन में ह्यूमन मिल जाएगा। ह्यूमन भी आपके मानव भी आपके मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन में आपको वेल मिलेगा। वेल भी आपका एक मैमल है, तो ये भी आपका वार्म ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड कौन कौन से हो गए, स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच, यानी कि सर्प, मेढक और कॉकरोच जो है ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके वार्म ब्लडेड एनिमल यहाँ पे कहलाएंगे। इस क्वेश्चन का थर्ड जो पेयर है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। अब हम लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रखा है, which of the following pair of unit are used for measuring the same physical quantity। यानी कि इनमें से कौन सा सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है।
तो देखिए यहाँ पे आपको कई सारे टर्म्स दिखेंगे और आपको फिजिक्स की जो बेसिक टर्म्स है उसको यूज़ करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जो साइंस में फिजिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज़ कर सकते हो फिजिकल टर्म को, जैसे कि एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, उनकी यूनिट को अप्लाई करके देख सकते हो कि किस किस की सेम हो सकती है। तो देखिए एनर्जी में दो तरीके की एनर्जी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की। सबसे पहले हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी लगा रही हूँ। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लगाती हूँ तो हाफ रहेगा। अगर मैं इसे यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में भी स्क्वायर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक यूनिट आ गई। अब देखिए ये जो यूनिट है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको कई जगह पे दिख रही है, जैसे कि एक यहाँ पर दिख रही है सेकेंड ऑप्शन में, एक फोर्थ ऑप्शन में, तो मे बी इनका यूज़ यहाँ पे हो सकता है। अब एक और मैं फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ फोर्स का यूनिट क्या होता है तो आप कहोगे मास इनटू एक्सलरेशन होता है। मास इनटू एक्सलरेशन, मास की यूनिट क्या होगी आपकी केजी और एक्सलरेशन की होगी ms-2। तो ये कुछ बेसिक यूनिट आपको पता होनी चाहिए और इससे तो कोई रिलेशन आपका यहाँ पे प्रूफ नहीं हो रहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर मैं पावर का फॉर्मूला लगाऊं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो मैंने बेसिक यहाँ पे लगाने की कोशिश की, तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर इनटू टाइम। अगर मैं पावर इनटू टाइम करूँ तो पावर इनटू टाइम, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी का जो एसआई यूनिट आया था वो ये आया था और यहाँ से एनर्जी की यूनिट क्या आ गई यहाँ पे, वॉट सेकेंड। तो इस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ और इस क्वेश्चन को अभी जब मैराथन हमने डिस्कस किया था तभी भी मैंने आप लोगों के साथ होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में इसे शेयर किया था। ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। यहाँ पे बोल रखा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म सेल और यहाँ पे एग सेल का फ्यूजन होता है तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता पहले ही, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पर युग्म नज यानी कि जाइकॉट फॉर्म होते हैं। अब डब्ल्यू में तो जाइकॉट होगा जो कि 3 ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन अभी यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा ये है विच डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल, और यहाँ पे बोल रखा है सेल जो है डेवलप होते हैं डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू में, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। जो डेवलप स्ट्रक्चर है यानी कि जाइकॉट के बाद, युग्मनज के बाद यहाँ पे क्या बनता है, हम लोगों से ये पूछ रखा है। तो जाइकॉट के बाद यहाँ पे सीधा फीटस नहीं बनता, गर्भ सबसे आखिर में बनता है। तो यहाँ पर बनता है आपका जाइकॉट के बाद एम्ब्रियो, और ये बता रखा है कि ये एक वॉल से अटैच होता है। किसकी वॉल से, ये गर्भाशय यानी कि यूट्रस की वॉल से अटैच होता है। और फाइनली जब पूरे बॉडी के पार्ट हमें दिखने लग जाए उसको गर्भ बोलते हैं, उसको फीटस बोलते हैं। तो इस हिसाब से सेकंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आती है तो रिएक्टिविटी सीरीज से आप यहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें आपकी पॉसिबल होंगी और कौन सी चीज़ें आपकी पॉसिबल नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन से रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, इनमें से कौन से रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो आयरन है वो आपका लेड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसी रिएक्शन देखनी है जो कि यहाँ पे संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम आसानी से इसे हटा देगा, तो ये वाली रिएक्शन भी फिजिबल है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें अगले ऑप्शन में यहाँ पे जिंक और कैल्शियम दे रखे हैं। कैल्शियम जो है ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो इस हिसाब से ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है। और लास्ट वाली रिएक्शन भी फिजिबल है क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, वो उसे हटा देगा। तो इस हिसाब से कौन सी रिएक्शन यहाँ पे फिजिबल नहीं है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इनमें से कौन सा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, हम लोगों को ये बताना है।
जिसमें आपको यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक रेस्ट पोजीशन का दे रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप एक रेस्ट पोजीशन का देखें तो इस तरीके से होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बोल रखा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम का कुछ इस तरीके से होता है, तो ये वाला नहीं होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो इस तरीके का होगा, तो ये भी स्ट्रेट होगा। तो ए, बी और डी यहाँ पे सही होना चाहिए। ए, बी और डी के हिसाब से यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड, ए बी सी डी आपको यहाँ पे देना है, दे रखी है, और आपको ये बताना है कि इनके घनत्व के हिसाब से आपको कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी होगी कि यहाँ पर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें ऑब्जेक्ट जो है आसानी से फ्लोट कर लेता है, तैर पाता है। तो यहाँ पे हमें पहले स्टेटमेंट बोल रखा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन सी, जो सी में फ्लोट करेगा वो आपका यहाँ पे ए में फ्लोट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, सी की डेंसिटी ज़्यादा है, सी का घनत्व ज़्यादा है और ए का कम है, तो ए में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ए से अगर उस ऑब्जेक्ट का घनत्व ज़्यादा होगा तो नहीं करेगा फ्लोट। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है। अगले स्टेटमेंट में है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन ए मे और मे नॉट बी फ्लोट इन बी। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट ए में फ्लोट करेगा वो बी में डेफिनेटली फ्लोट करेगा। क्यों करेगा, तैरेगा? क्योंकि बी का घनत्व ए से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगले में है कि जो ऑब्जेक्ट आपका बी में तैरेगा वो आपका श्योरली ए में भी तैरेगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि बी का घनत्व ज़्यादा है, ए का कम है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि तैरेगा तैरेगा, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व तो कम है, ज़्यादा होता तब तैरता। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन सी श्योरली फ्लोट इन बी। तो देखिए, सी का घनत्व ज़्यादा है तो बी में फ्लोट करेगा नहीं करेगा, ये अभी कंफ्यूजन है, हम श्योर नहीं बोल सकते, हम निश्चित तरीके से नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। अब यहाँ पे बोल रखा है इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यस, इसके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट फिर भी इसे स्केलर क्वांटिटी की तरह कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो सही, वो आपका गलत दे रखा है, जबकि तर्क जो है वो सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए गलत है पर आर जो है वो सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन देयर ओन डीएनए। इनमें से कौन से ऐसे कोशिकाएं अंग होती हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है? तो देखिए, सबसे पहले प्लास्टिड के पास, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास और न्यूक्लियस के पास, वैक्यूल के पास यानी कि रिक्तियों के पास अपना खुद का डीएनए नहीं होता। तो ए बी सी सही है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जीवित जीवों की यहाँ पे कोशिकाओं के संदर्भ में हमें सही दे रखा है? तो यहाँ पे बोल रखा है ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। गलत है। ऑस्ट्रिच का एग जो है लार्जेस्ट होता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑल हैव अ सेल वॉल, सभी में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, ये डिफरेंस है, तो ये भी गलत है। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, यूकैरियोटिक में होती है, तो ये भी गलत है। ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे सही है। सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ओनली ए, यानी कि सॉरी ओनली डी, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 73 को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को कुछ मैच द फॉलोइंग करने हैं। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं। इनमें से सबसे पहले अगर आप देखें, प्लास्टिक बॉटल, अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ है तो उसे बहुत साल लग जाएंगे उसे डिकम्पोज होने में, तो ए का यहाँ पे 5 होना चाहिए डेफिनेटली। तो दो ऑप्शन तो आपके इस तरीके से एलिमिनेट हो गए।
इसके अलावा बनाना पील जो है, जो बनाना का स्टफ़ होता है, वो सबसे जल्दी आपका मेल्ट होगा। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे जल्दी डिकम्पोज़ होगा। तो ये लगभग 1 से 2 हफ़्ते में ही डिकम्पोज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शंस के साथ खेलना है और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर की तरफ आप पहुँच जाओगे, जो कि है आपका सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है एक फ़ेदर जिसका मास है 15 ग्राम। और इसको क्या किया गया, इसको कुछ ऊँचाई से यहाँ पे फेंका गया और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे समान वेग से, एक समान वेग से नीचे की तरफ गिरती है तो उस पे कोई भी नेट बल नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा हो जाएगा 0। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं था, ये एक कॉन्सेप्चुअल फैक्ट जो है आपका चेक करने के लिए इसे दिया गया था। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के मैंने आपके साथ एटम एंड मॉलिक्यूल करके चैप्टर डिस्कस किया था। अब यहाँ पे x है, x से यहाँ पे x3+ बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया और x का एटॉमिक नंबर आपका 13 दे रखा है। जिसका एटॉमिक नंबर 13 होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सीधा-सीधा आपके 13 होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें सीधा 13 मिल गए, तो 2 ऑप्शन इस तरीके से कट गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो देखिए आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो निकालने हैं वो इसके निकालने हैं। कभी भी अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट होता है तो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। पर अगर उसमें कोई चार्ज होगा, जैसे इसमें 3+ दे रखा है, तो आपको प्रोटॉन में से उस 3 को माइनस करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन सीधा कितने हो जाएंगे, 10। तो ऑप्शन आपको करेक्ट यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए A = P+N। ए क्या होता है, एटॉमिक मास, और यहाँ से आप जब यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर बोल रखा है आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजेस प्लांट दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखिए ये मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, मस्टर्ड, रोज और पेट्यूना जो है ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको जो सॉइल चैप्टर है उसके बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं तीनों तरीके के सॉइल की बात करूँ, एक होता है सैंडी, एक होता है लूमी और एक होता है क्ले। तो देखिए सैंडी के पार्टिकल होते हैं आपके बिग, लूमी के होते हैं आपकी इक्वल इक्वल, और क्ले के आपके होते हैं स्मॉल। और स्मॉल से क्या होता है, पानी भी पास नहीं होता, एयर भी आपकी ज़्यादा पास नहीं होती। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूछ रखा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। तो क्लेई सॉइल इज़ बेटर एरेटेड देन लूमी सॉइल। तो अभी अभी मैंने बोला कि क्लेई सॉइल के पार्टिकल छोटे होने की वजह से एयर पास नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, मतलब पानी को नहीं रोक सकता। और यहाँ पे उल्टा दे रखा है कि लूमी से अच्छा होता है, तो ये यहाँ पे गलत है। अगले में है क्लेई सॉइल आर मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लूमी सॉइल, ये सही है। यहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो आपकी बेटर होती है यहाँ पे लूमी सॉइल के कंपैरिजन। ये आपको यहाँ पे सही दे रखा है कि पानी को ये रोक पाता है, पानी बहता नहीं है इसमें से। और अगला है यहाँ पे कि साइज ऑफ, जो साइज होते हैं क्ले सॉइल के वो आपके छोटे होते हैं लूमी सॉइल से। ये तो मैंने अभी अभी ऊपर लिख दिया। तो इस हिसाब से इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट है आपका पहला ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ मैस्टिक। यानी कि हमारे माचिस के तिल्ली के रबिंग सरफेस में क्या होता है, रब होने के बाद क्या होता है ये नहीं पूछा, रबिंग सरफेस में क्या होता है। यहाँ पे होता है ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस, जो कि रब होने के बाद वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। अब देखिए अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन भी इजी लगेंगे, इस तरीके से आपको लेके चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी जो है वो सिक्रेट करते हैं देयर हार्मोन दैट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम सी। सी ऑर्डर देता है तो सी यहाँ पे मास्टर ग्लैंड होगा, तभी तो वो ऑर्डर दे रहा है। तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है जो कि सी में है। तो यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन, अगर आप बाकी चीज़ें नहीं भी पढ़ते तो भी आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है जो इमेज फॉर्म होगी पिन होल कैमरा में वो रियल होती है।
इनमें से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही तरीके से इसे एक्सप्लेन करेगा। तो देखिए रियल इमेज जो है, इमेज फॉर्मेशन तब होती है जब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। पिन होल कैमरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अब मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जो कि साइंस कंटेंट पे बेस्ड है। कुछ और क्या, अभी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे रह गए जिनको अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पेपर सेट यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ जो कि 2022 का पेपर है और ये आपके ऑनलाइन पेपर सेट में से एक पेपर है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें बोल रखा है एक ऑब्जेक्ट है एक्स, एक वस्तु है एक्स जो कि यहाँ पर पी और क्यू में क्या करता है, ये यहाँ पर डूब जाता है। तो दो लिक्विड है यहाँ पे, एक है पी एक है क्यू, दोनों में ये क्या करता है, ये डूब जाता है। पर यहाँ पे आर में ये क्या करता है, आर में ये फ्लोट कर रहा है यानी कि तैर रहा है। अब आगे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, यानी कि इससे आप क्या निष्कर्ष यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए जिस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी जो होती है वे क्या होती है, ज़्यादा होती है, तब वो फ्लोट करता है। यानी कि P और Q का घनत्व जो होगा वो कम होगा और R का घनत्व, R की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बोल रखा है डेंसिटी ऑफ x इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ p। सिंपल सी बात है, x की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो डूब जा रहा है। ऐसे कैसे याद करें इसे, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि x भारी है इसलिए डूब गया, डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए डूब गया, तो ये यहाँ पे सही दे रखा है। अगला है डेंसिटी ऑफ x इज लेस देन r, r की डेंसिटी से तो कम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि r की डेंसिटी ज़्यादा है तो x की कम होगी, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि डेंसिटी ऑफ P इज इक्वल टू R, P और R की इक्वल कैसे हो सकती है, P और Q की इक्वल होगी क्योंकि दोनों में डूब रहा है। P में तो डूब रहा है और R में क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, तो दोनों की बराबर नहीं हो सकती, ये गलत है। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ P इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ R, सिंपल सी बात है, P की डेंसिटी कम है इसीलिए डूब रहा है और R में तैर रहा है, तो ये भी सही दे रखा है। तो यहाँ पे A B और D सही दे रखा है जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है विच फैट सॉल्युबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। ये तो मैं 100 बार आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो फैट सॉल्युबल कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए, KEDA, ये आपके विटामिन के नेम है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं सबसे पहले। और इनमें से जो आपका गुड स्किन के लिए यूज़ होता है वह है आपका विटामिन ए जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि रेन वाटर इम्प्योरिटी एंड सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन, कभी भी सेटल डाउन होने की बात हो जाए तो सेटल डाउन किस में होते हैं, जहाँ पर मिट्टी वाला एग्जांपल मैंने दिया था मड वाटर, और मड वाटर सेटल डाउन कब होता है, जब आप अवसादन सेडिमेंटेशन बनाते हैं। इतना एक लाइन पढ़ के भी आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे बोल रखा है केमिकल रिएक्शन आर यूजुअली इरिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन जो होती है यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है इरिवर्सिबल होता है, ये सही है। अब आगे बोल रखा है कि इन द फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट होता है पर ये सदैव, यानी कि यहाँ पे ऑलवेज की वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट हेल्प हाइड्रोफाइट टू स्टे फ्लोट इन वाटर। हाइड्रोफाइट कौन होते हैं, जो कि पानी के ऊपर जो तैरने वाले पौधे होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट बोलते हैं। और इनके बारे में क्या चीज़ें यहाँ पे सही दे रखी है, कौन सी चीज़ सही नहीं दे रखी, सॉरी, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। आप अगर इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोगों का यहाँ पे कमल का पौधा होता है, अगर आप उसे यहाँ पे इमेजिन करें तो उसके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे एक नली की तरह होते हैं और वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये वाला एक तरीके से ऑप्शन तो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आपको सही ऑप्शन को नहीं चूज़ करना तो ये नहीं होगा। अगला है लीफ हैज़ वैक्सी कोटिंग। अब देखिए वैक्सी कोटिंग कहाँ पे होती है, डेजर्ट एरिया में, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ये जो है हाइड्रोफाइट में आपका देखने को नहीं मिलता।
इसके अलावा लार्ज सर्कुलर डिस्क, अगर आप कमल के पौधे को इमेजिन करें तो उसके पत्ते इस तरीके से होते हैं, सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिंगर लाइक या रिबन लाइक लीफ इसके नहीं होते, मतलब पतले नहीं होते, इसके पत्ते चौड़े होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो क्योंकि आपको नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को स्टोर करते हुए आपको कौन से प्रिकॉशन यहाँ पे लेनी चाहिए, तो ये बेसिक प्रिकॉशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है, जिसमें आपको क्या करना है, लाइक पोल्स को आप सेम साइड में रखेंगे, इस तरीके का प्रिकॉशन आप रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्स इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बताइए, तो आप बताएंगे लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो पहले लाइन पढ़ते ही हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, बी और डी ऑप्शन, तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। इट सिक्रीट वाई, क्या सिक्रीट करता है, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में स्टोर नहीं होता। तो पहले ही पढ़ते साथ ही हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया, जो कि है सी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, यहाँ पे हम लोगों को मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक साइड हमें ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉप्स इसमें से कौन से हो जाएंगे, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे हो जाएगा आपका एल्गी, जिसे आप यहाँ पे शैवाल के नाम से भी जानते हो। इसके अलावा होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन दिखाता, अमीबा दिखाता है, तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट इनमें से क्या है, कैस्केटा, और सेप्रोट्रॉप जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड इनटेक करते हैं वो है मशरूम। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही बैठेगा आपका पहला वाला कॉम्बिनेशन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी मिलके सी बना रहे हैं। व्हाट कैन यू श्योरली से अबाउट द नेचर ऑफ ए बी सी, यानी कि यहाँ पे ए बी सी की प्रकृति के विषय में आप इनमें से कौन सी चीज़ों को निश्चित तौर पे आप मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है ए और बी जो है वो आपका एलिमेंट होंगे और सी आपका कंपाउंड होगा, ये आपको यहाँ पे बोल रखा है। इसके अलावा अगले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कि ए और बी जो है कंपाउंड है और सी जो है वो मिक्सर है। तो देखिए यहाँ पर सी जो है आपका कंपाउंड बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब पहले वाले ऑप्शन को मैंने कंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ए और बी हमेशा एलिमेंट हो। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि CuSO4 और आप यहाँ पे जिंक को रिएक्ट करा रहे हो, तो यहाँ पे ए आपका कंपाउंड भी तो हो सकता है, तो इस वजह से मैंने इस ऑप्शन को इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ए और बी आपका एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, यहाँ तक सही है। बट यहाँ पे सी जो है वो तत्व होगा, एलिमेंट होगा। तो देखिए इससे भी जो सी बनेगा वो आपका कंपाउंड होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सही होगा कि ए बी आपका एलिमेंट यानी कि तत्व या फिर यौगिक हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, बट सी जो है वो आपका डेफिनेटली यौगिक होगा। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, द फैक्टर ऑन विच द शैडो फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो एक चीज़ आपको दिखेगी, शैडो क्या होती है। तो देखिए जो परछाई होती है वो काले रंग की होती है, तो वहाँ पे रंग का, यानी कि आप कौन सा रंग के कपड़े पहन के बैठे हो, आपका क्या रंग है ये मैटर नहीं करता, सबका शैडो आपका ब्लैक कलर का ही बनता है। तो बाकी चीज़ें जैसे कि शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस शेप की जिस आकृति की होगी वस्तु वैसा शैडो बनेगा। कितने डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं, ये भी निर्भर करेगा, पर उसका जो रंग है वो यहाँ पे निर्भर नहीं करेगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, ABCD आपकी इंडिकेटर है और यहाँ पे आपको बताना है कि इसका क्या क्या कलर चेंज होगा, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें बतानी है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो देखिए पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला इंडिकेटर है, यहाँ पे हमें बोल रखा है एसिड में कलर चेंज नहीं करता, जबकि बेस में ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सेकेंड इंडिकेटर के बारे में बता रखा है कि ये एसिड में कलरलेस रहता है, बेस में पिंक रह जाता है। तो देखिए एसिड में आपका कलरलेस और बेस में पिंक, ये जो प्रॉपर्टी है ये फिनोप्थलीन की है। तो बी ऑप्शन आपका फिनोप्थलीन का होना चाहिए, जो कि आपको पहले ऑप्शन में नहीं दे रखा है, बी में यहाँ पे टर्मरिक दे रखा है।
जबकि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है उसमें बी में चाइना रोज़ दे रखा है और सी में भी यहाँ पे आपको टर्मरिक दे रखा है। यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है वो आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, जिसमें हमें पहला इंडिकेटर यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये क्या है, टर्मरिक है, क्योंकि टर्मरिक आपका एसिड में कलर चेंज नहीं करता और बेस में रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो ये सही दे रखा है। बी आपको दे रखा है फिनोप्थलीन, जो कि क्या करता है, जो कि एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक हो जाता है, तो ये भी सही है। और सी जो है ये आपका क्या दे रखा है, सी यहाँ पे रेड लिटमस दे रखा है, जो कि एसिड में रेड और बेस में ब्लू होता है, जो कि सही है। नेक्स्ट आपको डी में दे रखा है चाइना रोज, जो कि एसिड में डार्क पिंक और बेस में ये ग्रीन कलर का होता है। इस हिसाब से आपको डी कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसके अंदर हमें 4 ऑब्जर्वेशन मेटल के बारे में दे रखी है PQRS करके, और इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है ये जो Q है वो P और S को डिस्प्लेस कर पाता है, और Q जो है P और S को तब डिस्प्लेस कर पाएगा जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमें इतना तो पता चल गया कि Q ज़्यादा रिएक्टिव है P और S से, तो हमने सबसे पहले ये कंक्लूड कर दिया कि Q जो है वो P और S से ज़्यादा रिएक्टिव है। आगे हमें अगले स्टेटमेंट में दे रखा है P जो है वो S और R को डिस्प्लेस कर पाता है, तो सबसे पहले रिएक्टिव कौन होगा, Q होगा। इसके बाद P अगर S को डिस्प्लेस कर पाता है तो P सेकेंड नंबर पे, उसके बाद आएगा आपका S। अब यहाँ पे बोल रखा है S जो है सिर्फ R को डिस्प्लेस कर पाता है, S जो है सिर्फ R का विस्थापित कर पाता है, R को विस्थापित कर पाता है, तो R जो होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव, तो सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव इनमें से कौन होगा, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव इनमें होगा P, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जिसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि सेम स्फेरिकल ग्लास से यहाँ पे कट किए गए हैं, बट दोनों का अपार्चर जो था वो कॉनकेव मिरर का यहाँ पे डिफरेंट था, यानी कि कॉनकेव मिरर का जो अवतल दर्पण है उसका यहाँ पे उत्तल दर्पण से यहाँ पे अपार्चर जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे उनके फोकल दूरी यानी कि फोकल लेंथ के लिए यहाँ पे सही दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि अपार्चर किस चीज़ से आपका डिसाइड होता है। तो देखिए अगर मैं अपार्चर की बात करूँ, किसी भी लेंस के अपार्चर को अगर हम ड्रॉ करें और ये चीज़ अगर हम देखें, तो देखिए एक जो है कॉनकेव मिरर आपका दिखने में कुछ इस तरीके से लगेगा और कॉन्वेक्स मिरर दिखने में कुछ इस तरीके से लगेगा, जिसमें एक साइड अंदर से पॉलिश होती है, जिसमें एक साइड बाहर से पॉलिश होती है। तो ये डिफरेंस आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का होता है। और अपार्चर हमें बताता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखिए अपार्चर अगर बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो आपका फोकल दूरी यानी कि फोकल लेंथ में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं करता। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम बोलेंगे कि दोनों का सेम फोकल लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को सेम स्फेरिकल ग्लास से यहाँ पे कट किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव। साउंड वेव जो होती है ये आपकी गैसेस में सबसे फास्टेस्ट होती है, तो गैस में इसकी तरंगे सबसे फास्ट नहीं होती, सॉलिड में सबसे फास्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगले स्टेटमेंट में बोल रखा है ह्यूमन बीइंग जो है वो आपका 15,000 हर्ट्ज सुन पाते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाने की वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही हो जाती है, क्योंकि अगर 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं तो यहाँ पे 15,000 हर्ट्ज तो सुन पाएंगे। इसके अलावा अगले स्टेटमेंट में बोल रखा है साउंड वेव जो है ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, अगर रिफ्लेक्ट नहीं करती तो आपको एको कैसे सुनाई देता, तो ये भी यहाँ पे गलत है। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये गलत है। लाउडनेस जो होती है साउंड की वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, वो आपके एम्पलीट्यूड पे, वो आपके आयाम पे डिपेंड करती है, यानी कि कितनी लंबी आपकी वेव होगी, कितना इसमें डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो इस हिसाब से ये भी गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मून, यानी कि मून के रिस्पेक्टिव आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको जो है गलत दे रखा है। अब पहला स्टेटमेंट में है रेनबो कैन नॉट बी सीन ऑन मून, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो रेनबो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
इसके अलावा यहाँ पे है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस इन मून एज कंपेयर टू अर्थ, यानी कि वस्तु का जो भार होगा वो चंद्रमा में पृथ्वी की अपेक्षा कम होगा। ये आपका सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बोल रखा है ऑन फुल मून डे मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ये गलत है, ये न्यू मून डे के में होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है। और मून के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि आपको सही ऑप्शन नहीं चूज़ करना था, गलत ऑप्शन चूज़ करना था। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम डिस्कस करें, इसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज बाय शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी आग जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, वो पानी कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। पानी आग को, ऐसी आग को भड़काएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है वाटर जो है वो बर्निंग मटेरियल का इग्निशियस टेम्परेचर लो कर देता है, इस वजह से आग सप्लाई कम हो जाती है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग होती है उसमें पानी का प्रयोग नहीं करते, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। असर्शन गलत है, कारण सही है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ए जो है वो असत्य है और आर जो है वो सत्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमें S1 S2 करके आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, जिसके अंदर बोल रखा है अ सॉइल विथ हाई परकुलेशन रेट हैव लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जिसका हाई परकुलेशन रेट मतलब क्या, हाई परकुलेशन रेट मतलब वाटर फ्लो, यानी कि पानी का बहाव इसमें बढ़िया तरीके से होगा। अगर पानी का बहाव बढ़िया तरीके से होगा तो वो पानी को नहीं रोक पाएगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखी है। इसके अलावा अगला है अ सॉइल विथ हाई परकुलेशन रेट हैव लो एरिएशन। तो देखिए हाई परकुलेशन रेट का मतलब मैंने अभी बताया था वाटर फ्लो। अगर इसमें वाटर फ्लो हो रहा है तो इसके पार्टिकल कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे, तभी तो गैप ज़्यादा होगा, और गैप ज़्यादा होगा तो एयर भी आसानी से पास होगी। यहाँ पे लो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हाई होना चाहिए था। ये सॉइल चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड अकर इन पेयर। इनमें से कौन सी ग्रंथियां जो हैं वो पेयर में, जोड़ों में पाई जाती है। पेनक्रियाज जोड़ों में नहीं पाया जाता। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जोड़ों में नहीं पाया जाता, और अगले में भी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ पर एड्रेनल और थायराइड ग्लैंड जो है ये जोड़े में पाए जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अब मैं आपके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है पीपल यूजुअली पुट अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड बिफोर पुटिंग अ हैवी लोड, यानी कि लोग सामान्यतः गोल कपड़ा जो है अपने सर के ऊपर रख लेते हैं किसी भी भारी वस्तु को उठाने से पहले। इससे वो करते क्या है, तो देखिए प्रेशर और एरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम लगेगा। अब ये ऐसे कपड़े को गोल करके ये उसका प्रेशर जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है एक्स इज चार्ज बाय वाई। एक्स जो है वाई द्वारा चार्ज होता है, तो ये किसके द्वारा चार्ज, ये किस कॉन्सेप्ट में होगा, तो ये फ्रिक्शन जब आप करोगे, घिसोगे किसी चीज़ को, तब ये चीज़ें चार्ज होती हैं। तो फ्रिक्शन वाली चीज़ें आपकी यहाँ पे सही होगी, कंडक्शन वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं। कंडक्शन हम यहाँ पे नहीं कर रहे। इट इज़ फाउंड दैट एक्स ऑब्टेन चार्ज अपोजिट टू वाई। एक्स में वाई से अपोजिट चार्ज आ रहा है, तो ये जो चार्जिंग प्रोसेस है, तो इस जब ये अपोजिट चार्ज जो है ट्रांसफ़र होता है तो आप करंट को इंड्यूस करते हो, करंट को पैदा करते हो, कंडक्शन नहीं करते। इसमें हम यहाँ पे प्रेरण करते हैं, इंडक्शन करते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आप लोगों के साथ ये 2021 का पेपर, सॉरी 2022 का पेपर यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पेपर डिस्कस करती हूँ। देखिए एक पेपर सेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और पैडागोजी की अलग से सीरीज़ आएगी। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और इस सीरीज़ को आप लास्ट तक यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।
अब ये जो नेक्स्ट पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये भी आपका 2022 का ही ऑनलाइन पेपर का ही पेपर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद द कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए में दिए गए आपको जो मटेरियल है उन्हें आपको कॉलम बी से यहाँ पे मिलान करना है। तो कॉलम ए में आप देखेंगे कि विटामिन या फिर मिनरल आपको दे रखा है और यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी से यहाँ पे जो रोग या फिर विकार हो जाते हैं वे आपको दे रखे हैं, ये आपको मिलान करना है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, ये तो सबको पता है, ये आपका लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो ए का होना चाहिए 4 और ए का 4 आपको सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं दिया। तो इस तरीके से आप फटाफट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी-बेरी, तो यहाँ पे बी का होना चाहिए 5। तो बी का 5 सिर्फ़ आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है जो कि है बी ऑप्शन। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है और यहाँ पे विटामिन के अलावा आयरन के बारे में बता रखा है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और इस हिसाब से यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन सही बैठेगा वो बैठेगा आपका बी ऑप्शन में, जो कि हम लोगों को करेक्ट मैच यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस अ गैस विच इज पॉइजनस एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, यानी कि यहाँ पे हमें बता रखा है ईंधनों में यहाँ पे अपूर्व दहन की वजह से एक गैस जो है वो निकलती है जो कि यहाँ पे क्या है, पॉइज़नस है, जो कि विषैली है और यहाँ पे क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है उसको घटा देती है। तो वो कौन-सी गैस है इनकम्प्लीट कंबशन से जो निकलती है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 केजी इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसमें यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है और यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस में इसे ले जाया जा रहा है, जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे लेके जा रहे हैं। तो देखिए जहाँ पर भी कांस्टेंट वेलोसिटी और फ्रिक्शनलेस चीज़ें आ जाएं, उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर जो फ़ोर्स है वो नहीं लगता। अभी-अभी हमने जो 20 अगस्त का पेपर देखा था, उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि एक फ़ेदर को नीचे फेंक रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे जा रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी क्या था, 0 था। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और कई चीज़ें रिपीट भी होती हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो पर कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़रूर रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रेनबो। रेनबो जो इंद्रधनुष जो बनता है उसके संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इट अपीयर यूजुअली आफ्टर द रेन, ये सामान्यतः वर्षा के पश्चात आपको दिखाई पड़ता है, ये सही है। एट द टाइम ऑफ रेनबो द सन इज एट हाई ऑफ द स्काई, तो जरूरी नहीं है बहुत हाइट पे हो, तो ये वाला ऑप्शन इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अगला ऑप्शन है टू ऑब्जर्व अ रेनबो द ऑब्जर्वर बैक शुड बी टूवर्ड्स द सन, सिंपल सी बात है, रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, तो उसका बैक होना चाहिए सन की तरफ, तो ये बिल्कुल सही है। और अगले ऑप्शन में है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज प्रिज्म, यानी कि जो पानी की बूंदें हैं वो यहाँ पे प्रिज्म की तरह यहाँ पे कार्य करती है। तो यहीं पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो 1/3 और 4th आपका सही दे रखा है। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मैच द आइटम इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। कॉलम ए में जो आपके पॉइंट दे रखे हैं उसे कॉलम बी से यहाँ पे मैच करने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है एल्गी। अगर हम एल्गी का यहाँ पे मैच करें तो एल्गी जो होता है, एल्गी का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, क्लेमाइडोमाइनस है। ये मैंने आपको नोट्स में भी जब मैंने बोर्ड में कराया था तब मैंने आपको मेंशन किया था। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया है आपका लैक्टोबैसिलस, जो कि यहाँ पे कर्ड को ग्रो करने में मदद करता है। फंगी यानी कि अगर हम कवक को देखें तो कवक इसमें से क्या होगा, एस्परजिलस होगा, ये यहाँ पे आपको 4th ऑप्शन में दिया है। और प्रोटोज़ोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोज़ोआ क्या होता है, अमीबा। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको एक साइड
जो है कैटेगरी हमें बता रखी है और उनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, यहाँ पर आपका ए कॉम्बिनेशन करेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्लेन मिरर से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बोल रखा है सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ये मान लीजिए कि आप एक गैलरी में लगे हुए दीवार के सामने जो प्लेन मिरर है उसके सामने आप खड़े हैं। at you are at a distance of 3 meter and your friend is at a distance of 4 meter। यहाँ पे मान के चलिए कि एक प्लेन मिरर है, आप यहाँ पर खड़े हैं जो कि 3 मीटर की दूरी पे है, और आपका फ्रेंड जो है, इसके ऊपर मैं एफ लिख देती हूँ, आपका फ्रेंड जो है वो 4 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बोल रखा है एट व्हाट डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड इमेज ऑफ योर फ्रेंड, यानी कि आप ये रहे, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी 3 मीटर दूर, और आपके दोस्त की इमेज कहाँ बनेगी, 4 मीटर दूर, क्योंकि वो 4 मीटर दूर खड़ा है। अब पूछ रखा है कि यहाँ पर आप ये रहे जिसको मैंने पहले टिक कर रखा है, और आपका दोस्त ये रहा। तो कह रहे हैं आपके और आपके दोस्त के प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी है। तो आपके और मिरर के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर है 3 मीटर, और आपके दोस्त का प्रतिबिंब कितने दूर बना है, 4 मीटर दूर बना है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है सिलेक्ट द फॉलोइंग, हमें इनमें से चुनना है जो परिवार के सोलर सिस्टम का कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोटेशनल एक्सिस में ये टिल्ड है, जिसकी वजह से इसका जो मोशन है वो काफ़ी रोल्ड दिखता है। तो अगर आप सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट देखोगे तो ये प्लैनेट होगा आपका यूरेनस। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ईजी क्वेश्चन दे रखा है, और नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड जो दे रखा है वो 320 दे रखा है, 320 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपको वेवलेंथ ऑफ साउंड दे रखी है आपको 640 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस टाइप की कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चीज़ गौर करना है कि इनकी यूनिट सेम नहीं है। देखिए यूनिट आपको यहाँ पे सेम करनी होगी, इसको पहले आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है और जो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसके बीच में ये रिलेशन होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। मैंने आपके सामने फॉर्मूला शेयर कर दिया है। इस क्वेश्चन में स्पीड दे रखा है, वेवलेंथ को पहले आप मीटर में कन्वर्ट करिए, इस फॉर्मूले में लगा के फ्रीक्वेंसी निकालिए, और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम पीरियड आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आपका क्वेश्चन जो है आंसर जो है सॉल्व करके आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस से रेड किसका बनेगा, तो देखिए ब्लू लिटमस से रेड वो बनेगा जो कि आपका एसिडिक नेचर का होगा। और अगर हम इन सब में देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग। तो देखिए क्रोमियम प्लेटिंग के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको फॉल्स दे रखा है। तो देखिए जो भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वो इस वजह से करते हैं ताकि जो दूसरा मेटल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। सबसे पहले ये करोड नहीं होता है, ये सही है क्योंकि इस ऑप्शन को नहीं चूज करेंगे, क्योंकि आपको नहीं वाले ऑप्शन को चूज करना है। अगला है इट रजिस्ट स्क्रैचेस, ये जो खरोच होते हैं इसको ये एक तरीके से खरोच इसमें नहीं लगती, तो ये भी आपका सही है। क्रोमियम प्लेटिंग हम इस वजह से करते हैं। अगला है इट इज़ एक्सपेंसिव टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट। हाँ कहीं ना कहीं क्रोमियम जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। इट हैज़ डल अपीयरेंस, ये आपका फॉल्स दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्रॉप वाले चैप्टर जो खेती है उससे आपका दे रखा है, और मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है हार्वेस्टिंग, फसल काटना, काटना तो कटिंग ऑफ क्रॉप को कहेंगे।
तो इस क्वेश्चन का तो आंसर सीधा क्या होगा, ए का क्या होगा, सबसे पहले 3। तो इस हिसाब से आपके फिर 2 ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इनमें कई ऑप्शन बहुत जल्दी-जल्दी कट जाएँगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉप रोटेशन मतलब हम अलग-अलग क्रॉप जो है बारी-बारी उगाएँगे। तो यहाँ पर सी का क्या होना चाहिए? सी का होना चाहिए सेकंड। अगर आप बी और सी ऑप्शन को कंपेयर करते हैं, तो आपको सी का सेकंड जो है वो आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन एलिमिनेट होके आपको आंसर मिल ही गया। बट थ्रेसिंग की अगर हम बात करें, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हो, थ्रेसिंग के अंदर ग्रेन्स को आप उसके जो भूसा है उसे धान से आप सेपरेट करते हो, वो भी कूट के हम करते हैं। तो बी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है, पानी देना, वाटरफॉल एक तरीके से सीधा रूट में पहुंचाना, उसे आप ड्रिप सिस्टम कहते हो। तो डी का होना चाहिए 1। तो यहाँ पर आपका कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? यहाँ पर आपको सी वाला कॉम्बिनेशन जो है वो सही दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है इन ह्यूमन बीइंग इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे बोल रखा है कि रेस्पिरेशन के समय में जब लोग सांस लेते हैं, उस समय में ऑक्सीजन को अंदर की ओर खींचते हैं। तो उस समय कौन सा मूवमेंट यहाँ पे होता है? तो मैंने आपको इस टॉपिक को किस तरीके से समझाया था, जब आप सांस अंदर की तरफ खींचोगे तो आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा हवा जो है बॉडी के अंदर जाए। तो रिब्स जो है बाहर को मूव करेंगे ताकि जगह बने, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा ताकि ये जगह जो है थोड़ी ज़्यादा बन सके। तो रिब्स जो है बाहर की तरफ मूव होती है और डायफ्राम जो है नीचे की तरफ मूव होता है। पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इनमें से कौन-सा प्रोसेस नहीं होता? तो रिब्स बाहर जाती हैं, ये होता है। इसके अलावा डायफ्राम जो है वो बाहर की तरफ मूव होता है। डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव होता है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ऊपर की तरफ मूव होता है, तो ये गलत है। लंग्स एक्सपैंड होंगी, सिंपल सी बात है, ज़्यादा एयर लेना है। इसके अलावा एयर जो है नॉस्ट्रल से, नाक से हवा अंदर को खींची जाएगी, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे याद रखोगे? जब कोई भी व्यक्ति जो है साँस अंदर की तरफ खींचता है, तो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि ज़्यादा हवा अंदर जाए, तो रिब्स बाहर जाती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। इसमें डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ बता रखा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज़ाइलम। ज़ाइलम क्या होता है? ज़ाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये एक यहाँ पे उत्तक है, टिश्यू है, ये सही है। सॉरी, सही है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ये पाइप लाइक वेसल है, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट फूड होगा, ये फूड और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये काम ज़ाइलम का नहीं है, ये काम फ्लोएम का है। तो इस हिसाब से ये इनकरेक्ट दे रखा है, तो यही सही होगा। और ट्रांसपिरेशन जो है, यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हम किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ वाटर। जो कोई भी पौधा जो है अपने एरियल पार्ट से पानी को लॉस करता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जितना ट्रांसपिरेशन होगा उतना जाइलम पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये भी सही दे रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा दे रखा है? सी ऑप्शन, और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि यू हैव मेड अ पिन होल कैमरा। आपने एक पिन होल कैमरा बनाया और उसमें जो इमेज ऑब्टेन हुई है एक बिल्डिंग की, और उस इमेज के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले उसमें एक रियल इमेज ऑब्टेन होती है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। रियल इमेज ऑब्टेन होती है, इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन होती है, तो यहाँ पर इरेक्ट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। लेटरली इन्वर्टेड नहीं होती, सिंपल इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट भी उल्टा हो जाता है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ इन्वर्टेड होती है। कलर इमेज होती है पर थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि पिन होल कैमरा कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें एक छोटी इमेज यहाँ पे बनेगी, तो थोड़ी डिमिनिश होती है। बड़ी सी बिल्डिंग को भी वो छोटा करके दिखा देगा। इस हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा बैठेगा? पहला वाला। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है सिलेक्ट द फॉलोइंग अ मेटल विच रिएक्ट विद H2SO4 बट डज नॉट रिएक्ट विद HCl ऑन हीटिंग।
कौन सा ऐसा मेटल है जो कि H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू रिएक्टिविटी पर्पस, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने मेरे ऑलमोस्ट सभी सेशन लिए हैं तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन काफ़ी फेमिलियर लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ सेपरेट सेशंस में भी डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ टॉपिक्स के अंदर भी कई बार इनका जिक्र किया है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी काफ़ी मतलब फेमिलियर लग रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज। आर्टरीज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो सही दे रखा है। तो लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत है। वॉल ऑफ आर्टरी थिन नहीं होती, कैसे होती है, थिक होती है। तो सबसे पहले 3 नहीं होना चाहिए, 3 जिस ऑप्शन में उसको काट दीजिए, तो एक ऑप्शन फटाफट कट गया। अगले में क्या बोल रखा है, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज क्या है, एक वाहिनियां है जो कि क्या करती है, ये आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में एक तरीके से पास करती है, पहुंचाती है, वो भी हाई प्रेशर में। तो ए आपका सही दे रखा है। और बी ऑप्शन में क्या बोल रखा है, ओनली 2, तो ये भी गलत होगा। इस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में है, टू अश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, आर्टरीज हैज वॉल्स। आर्टरीज के पास वॉल्स नहीं होती, हमारे हार्ट के पास वॉल्स होती हैं। वेल्व्स क्या होती हैं, वेल्व्स इस जगह पर इस तरीके की कुछ मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर्स पे ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो नहीं होने देता। ये मैंने आपके साथ यहाँ पे अभी जो मैराथन सेशन लिया था बायो का, उसमें भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या सही होगा, ओनली 1 जो है ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। पौधों के बारे में नीचे दिए गए यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उन पर हमें विचार करना है। पौधों के बारे में सबसे पहले क्या बता रखा है कि ये आपके ब्रॉड, यहाँ पे जो पौधे हैं खास करके जो डेजर्ट प्लांट के पौधों के बारे में हमें दे रखा है। ये ब्रॉड और फ्लैट लीफ होती है, चौड़ी नहीं होती। अगर ज़्यादा चौड़ी होगी तो ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा। तो डेजर्ट प्लांट के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। जितना चौड़ा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, उतना ज़्यादा वाटर लॉस। तो ए नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन काट दीजिए जिसमें फर्स्ट दे रखा है। अगला है कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट बाय स्टेम। स्टेम से फोटोसिंथेसिस होता है, ये सही है। रूट गोइंग वेरी डीप, रूट्स बहुत डीप होती हैं, ये भी यहाँ पे सही दे रखा है। इसके अलावा वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ये भी यहाँ पे सही है। क्यों, क्योंकि उनकी पत्तियाँ चौड़ी नहीं होती। और अगर हम यहाँ पे स्लोपिंग ब्रांचेस इसके नहीं होती, स्लोपिंग ब्रांचेस जो हाई एरिया में, हाई ऑल्टीट्यूड में जो प्लांट होते हैं उनकी होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आपका सही होगा वो 2, 3 और 4 वाला होगा। और 2, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आपको कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो है रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये बिल्कुल सही है। 1 होना चाहिए, इस हिसाब से बी ऑप्शन को आप साइड कर दीजिए। अब यहाँ पे बोल रखा है, इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड वाटर आर यूज, बिल्कुल सही। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम यहाँ पे छोड़ते हैं उनको यूज किया जाता है, पानी को भी यूज किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर आप सी ऑप्शन में देखेंगे तो 2 नहीं दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर क्या बोल रखा है, इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम, ये तो उल्टा दे रखा है, तो ये नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन जिस ऑप्शन में है वो नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको देखिए 3 ऑप्शन को पढ़ते ही आपको अपना करेक्ट आंसर मिल गया कि 1, 2 और 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और अगर मैं इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन को पढूं, इसमें बोल रखा है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाती है, ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है और यहाँ पे CO2 को कंज्यूम किया जाता है, ये सही है। अगला यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, तो ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन सही बैठेगा 1, 2 और 4 का बैठेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं इन पे हमें विचार करना है और कथन कुछ इस तरीके से है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड शॉर्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन। गलत है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वाइज बड़ा होता है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 1 मिल रहा है वो सभी काट दीजिए। आपको अपना फाइनल आंसर मिल गया। 2 और 3 यहाँ पे सही होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये सही है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी विच सिक्रीट बाइल जूस। तो ये भी यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि जो लिवर है ये आपका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। अगर मैं पूछूं कहाँ स्टोर होता है तो आप बोलेंगे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और करता क्या है? करता ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो ये भी यहाँ पे सही है। इस हिसाब से यहाँ पे आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में है कि पेनक्रिएटेड जूस एक्ट ऑन फैट एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म। ये यहाँ पे सही नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का 2 और 3 सही होना चाहिए, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है उसके जो बेसिकली जो साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसको किसके थ्रू डिस्कवर किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। तो एक ऑप्शन तो मेरा इस तरीके से कट गया। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है ये आपके एडवर्ड जेनर के थ्रू डिस्कवर की गई थी। तो बी का क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5 होना चाहिए। एक और ऑप्शन यहाँ पे कट गया। फर्मेंटेशन जो है वो लुइस पास्टर के थ्रू डिस्कवर हुआ था। तो सी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो आपको अपना फाइनल आंसर मिल गया। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन में। और अभी मैंने आप लोगों के साथ एक और पेपर सेट यहाँ पे डिस्कस किया। मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो 2020 क्वेश्चन मैं हर पेपर सेट के आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आपको यहाँ पे मोटिवेट भी करेंगे कि आपको कितना कंटेंट आता है, कितना कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन में आप लोग एंड तक बने रहेंगे। ये जो 51 से आगे के क्वेश्चन है ये आपके साइंस पैडागोजी के क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा साइंस पैडागोजी की एक अलग से मैराथन सीरीज आपकी आएगी जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगी। अभी मैं साइंस के कंटेंट और पैडागोजी को मिक्स नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने सेपरेट सीरीज आप लोगों के लिए रेडी की है। अब चलिए नेक्स्ट पेपर सेट को हम डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि ये पेपर सेट आपको पसंद आ रहे होंगे। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पेपर सेट यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ और ये 2022 का पेपर सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँ तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स एक केमिकल है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है जो कि नेसेसरी है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे बोल रखा है इफ एक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस इट कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इन डाइजेशन। यानी कि एक्स अगर अधिक मात्रा में सिक्रीट हो जाए तो हमें अपाचन जैसी समस्या यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रखा है कि वाई इज अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन। वाई एक ऐसा रसायन है जो कि इस यहाँ पे परिस्थिति में यहाँ पे उपयोग किया जाता है ताकि हम उपचार कर सकें। तो आपको एक्स और वाई को पहचानना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स कौन सा केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है? तो वो है HCl। जब ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो यहाँ पे एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है और इसको ट्रीट करने के लिए हम वाई यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज। बैक्टीरिया को इनमें से कौन से प्रोसेस में यूज नहीं किया जाता? तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है, इसको यूज किया जाता है तो ये नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे बेकिंग ऑफ ब्रेड में यहाँ पे बैक्टीरिया यूज नहीं होता है, इसमें यीस्ट को यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही होना चाहिए। फर्मेंटेशन में भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी राइजोबियम बैक्टीरिया यूज़ होता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ को काटना। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जब यहाँ पे बंजर पड़ जाती है ज़मीन। इसके अलावा इरोजन यानी कि जो अपरदन होता है ये भी मिट्टी का पहला लेयर उठ जाना। कंजर्वेशन संरक्षण होता है किसी चीज़ को हम जब कंजर्व करते हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ है। बाकी तीनों चीज़ें नेगेटिव हैं। तो कौन सा डिफरेंट होगा? यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है इनमें से डिफरेंट है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा यहाँ पे सही नहीं दे रखा है, ये आपको पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो आपका केमिकल चेंज होता है। डाइजेशन पाचन में नई चीज़ें बनती हैं, तो यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आपको नहीं वाले ऑप्शन को ढूंढना है तो ये नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस में भी फूड जो है वो फॉर्म होता है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है, पर क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स जो है आपको फिल्टर करके मिल जाएंगे, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज। साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या सही होगा। तो अब अगर हम छोटे से बड़े में देखें तो क्ले जो होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, उसका साइज बहुत छोटे होते हैं। फिर स्लिट होता है, फिर सैंड, फिर ग्रेवल यानी कि जो बजरी होती है वो, फिर चट्टान जो है वो सबसे बड़ी होगी। तो पहले तो अगर चट्टान सबसे बड़ी है तो दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही कट गए थे। बाकी अगर आप देखें तो स्लिट यानी कि जो आपके यहाँ पे मृतिका होती है और गाद होता है, यानी कि जो अगर हम यहाँ पे स्लिट और क्ले में देखें तो क्ले सबसे छोटा होता है। इस हिसाब से यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू बी। गिल्स करते क्या है मछलियों के अंदर? तो गिल्स यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक करने का काम करते हैं। एयर से ऑक्सीजन नहीं लेते, ये वायु से ग्रहण नहीं करते, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ना ही ये वेस्ट जो है पानी में सिक्रेट करते हैं। गिल्स का एक ही काम है कि पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं, उसको ये ग्रहण करने का काम करते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन आउट द कनेक्टिंग वायर। अगर कनेक्टिंग वायर जो है आपकी कम पड़ गई है तो उसको पूरा करने के लिए, उस परिपथ को, विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए आप किसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो? तो देखिए पेपर जो होता है ये आपका कंडक्ट नहीं करता, तो पेपर हम यूज़ नहीं कर सकते। रबड़ जो होता है ये इंसुलेटर होता है, तो ये भी नहीं होगा। वुडन स्टिक जो होती है ये भी आपका इंसुलेटर होता है। कंडक्टर इनमें से कौन से होते हैं? तो कंडक्टर यहाँ पे ब्लेड होगा, ब्लेड को आप यूज़ कर सकते हो। इस क्वेश्चन का यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आप लोगों के साथ प्लेन मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो न्यूमेरिकल मैंने पूरा कंप्लीट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 68 है, जिसमें अगेन एक और प्लेन मिरर का क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक पेंडुलम है जिसको 30 टाइम ऑसिलेट किया गया, वो भी 3 सेकंड में। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, हम लोगों से पूछ रखा है। तो दो चीजें दे रखी हैं, एक तो आवर्तन काल दे रखा है यानी कि टाइम पीरियड दे रखा है, और दूसरा आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं तो फ्रीक्वेंसी निकलती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 30 है, और टाइम है 3 सेकंड का, तो डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 10 हर्ट्ज। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज एक ही ऑप्शन में दे रखी है, वो है ये वाला ऑप्शन। और अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज, तो इसे नीचे 10 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड आवर्तन काल आ जाएगा। तो टाइम पीरियड है 0.1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद यहाँ पे होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये आप साइड में लिख लीजिएगा, इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे हम लोगों को इनकरेक्ट वाला देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बॉल बेयरिंग जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में यूज़ किया जाता है, ये दे रखा है। तो देखिए बॉल बेयरिंग जो है मशीन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि इंक्रीज करने के लिए। पहले तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन देखते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कैन नेवर बी एलिमिनेट ऑन द अर्थ। हम अर्थ में यहाँ पे
पृथ्वी में दो चीज़ें अगर संपर्क में है तो उसमें फ्रिक्शन को कभी समाप्त नहीं कर सकते, ये सही दे रखा है। क्योंकि आपको सही ऑप्शन को नहीं चुनना तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये भी सही है तो ये भी नहीं होगा। अगला है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स शेप, इसीलिए तो हम यहाँ पे स्ट्रीम लाइन शेप बनाते हैं ताकि उसके शेप की वजह से वो इजीली मूव कर सके, तो ये वाला भी सही है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है, और क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना है इस वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले सी ऑप्शन तो गलत होगा, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। कॉपर जो होता है लीस्ट रिएक्टिव है तो कॉपर तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आयरन जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी में जिंक के नीचे आता है, जबकि जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो यहाँ पर ओनली बी जो है आपको सेकंड जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरीके के जो रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे कि हर सेट में, हर दूसरे सेट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एरिया है, मेटल एंड नॉन मेटल का छोड़ के मत जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसमें हम लोगों को हीट चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे हम यहाँ पे किसी उबलते हुए पानी का ताप जो है वो माप सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन पे गौर करें तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, वो किसी मानव शरीर ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, ना कि यहाँ पे बॉइलिंग लिक्विड के लिए। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रूम टेम्परेचर का जो रेंज है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, रूम टेम्परेचर का जो रेंज आपको 30 से 100 दे रखा है, ये भी यहाँ पे गलत दे रखा है। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर का रेंज जो होता है वो -10 से लेकर आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये भी गलत दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है रेंज ऑफ लेबॉर्ट्री थर्मामीटर इज ग्रेटर देन क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से ज़्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं इसका रेंज ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। इसके अलावा अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक मान हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी फ्यूल जल के हम लोगों को कितनी एनर्जी देगा, ये आपको ये बताता है। तो देखिए केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू आपका यहाँ पे कोल से ज़्यादा होता है, तो केरोसिन जल के ज़्यादा आपका एनर्जी देगा, ये आपका सही है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। कैलोरीफिक वैल्यू जो कोल का होता है वो वुड से, लकड़ी से ज़्यादा होता है, लकड़ी को टाइम भी लगता है जलने में, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अब यहाँ पे बोल रखा है कैलोरीफिक वैल्यू जो बायोगैस का होता है वह एलपीजी से ज़्यादा होता है, तो एलपीजी जो होता है ये आपका स्पेसिफिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादा एनर्जी मिले, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है। अगला ऑप्शन यहाँ पे है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो सीएनजी का होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का होता है, वो डीजल से ज़्यादा होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अगला एक और न्यूमेरिकल हम लोगों के सामने आ गया है, इस न्यूमेरिकल को चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है एक बस जो है वो 50 किलोमीटर पर हार की स्पीड से 12 मीटर तक ट्रैवल करती है, देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर हार इन नेक्स्ट 18 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है आपको निकालना है, तो दोनों का अलग अलग हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होता है वह होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाएंगे, और डिस्टेंस को मैं d1 और d2 यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे निकालने हैं।
तो फर्स्ट केस में स्पीड इसकी कितनी थी 50 किलोमीटर पर हार, तो मैं यहाँ पे 50 लिख देती हूँ। और टाइम कितना है यहाँ पे 12 मिनट। तो एक चीज़ गौर करिएगा, ये मिनट से आपको घंटे में बदलना होगा और इसके लिए आपको 60 से इसे डिवाइड करना होगा, इतना एक्स्ट्रा काम आपको करना है। सेकेंड केस में भी 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइम है 18 मिनट। तो 18/60 हम यहाँ पे कर देंगे, इसको आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। 0 से 0 आपका कटेगा और 6 और 12 यहाँ पे कट जाएंगे, तो फर्स्ट केस में आंसर आएगा 10। यहाँ पर भी 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा और ये कट के यहाँ पे आएगा 3, और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम दोनों को प्लस कर देंगे और दोनों को प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा 22 किलोमीटर, जो कि आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में यहाँ दे रखा है। तो देखिए, जो मोशन चैप्टर है उससे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके के स्पीड टाइम के क्वेश्चन आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ये पूछ रखा है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज अ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन है क्योंकि एक फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट होता है, तो ये सही है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला है, द मोशन ऑफ द लाइट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जो सरल रेखा में गमन करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मोशन ऑफ अ प्लग स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार इज अ ऑसिलेटरी मोशन, वो ऑसिलेशन करता है इस तरीके से टू एंड फ्रो, ये भी यहाँ पे सही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑल पीरियोडिक मोशन इज अ सर्कुलर मोशन, हर पीरियोडिक मोशन आपका सर्कुलर मोशन नहीं होता, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ऑप्शन को ही आपको चुनना है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से ये पूछ रखा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। यानी कि जो प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में जो इमेज फॉर्म होती है उसके रिस्पेक्टिव आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो इमेज आपकी इरेक्ट बनती है, ये यहाँ पे सही दे रखा है। इसके अलावा अगले ऑप्शन में देखें तो इमेज जो है वो रियल बनती है, ये यहाँ पे गलत है, वास्तविक नहीं बनती। लेटरली इन्वर्टेड बनती है, ये यहाँ पे सही है, और सेम साइज की बनती है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही होगा, इस हिसाब से सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे फिर से कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट बीच में यहाँ पे पैडागोजी के क्वेश्चन आ गए। तो जैसा मैंने कहा कि पैडागोजी के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ अलग से यहाँ पे डिस्कस करूँगी, तो पैडागोजी के क्वेश्चन अभी मैं आज के इस सेशन के लिए यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। जब आप लोगों के साथ पैडागोजी के मैं मैराथन यहाँ पे लेके आऊँगी तो मैं पैडागोजी के क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 87 है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पश्मीना वूल इज मेड अप ऑफ हेयर ऑफ गोट, ये बिल्कुल सही है। अगोरी इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट, रैबिट से ऑब्टेन नहीं होता। इसके अलावा कैमल वूल कैन बी यूज टू मेड कारपेट, इसे कारपेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये सही है। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट, रैबिट से थोड़े ऑब्टेन होता है ये। तो यहाँ पर आपको बी और डी गलत दे रखा है, ए और सी सही दे रखा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो। कुछ फीचर्स यहाँ पे दे रखा है, लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स और बॉडी कर्व इन मैनी लूप। बॉडी जो है बहुत सारे लूप्स बना देती है, बैकबोन लंबी होती है, और ये किसके फीचर हैं, ये हमारे सांप, स्नेक के फीचर हैं, सर्प के फीचर हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, यहाँ पे हम लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू पूछ रखा। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेके जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे अगला है कि आर्टरीज आर थिक वॉल, आर्टरीज आर इलास्टिक, ये तीनों सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एसिड बेसिस का पूछ रखा है, जिसके अंदर हम लोगों को पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैच। एसिटिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, सबसे पहले आपको ये देखना है
ये आपका विनेगर के अंदर, लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ये स्पिनच के अंदर, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है सिट्रस फ्रूट के अंदर। ये मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। एक और पेपर सेट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पेपर सेट यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जो कि 2019 का पेपर सेट है, और इस पेपर सेट के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम आप कवर करेंगे। जिसके अंदर ये बोल रखा है, मायरा साइकिल अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर उसकी सहेली के घर जा रही है, और वो 12 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाती है, और वापस आते हुए 8 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आती है। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक शॉर्टकट फॉर्मूले से, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये तब यूज़ किया जाता है जब सेम दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट जाए और जाते हुए स्पीड और आते हुए की स्पीड उसे दी जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हुए स्पीड उसकी कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 12 किलोमीटर पर हार, आते हुए स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर, और दोनों को नीचे आप प्लस कर देंगे। तो बस अब इसको यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, और 12 8 जो होता है 96, 96/10 यानी कि 9.6 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ हो। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को यहाँ पे देखूँ, तो देखिए पहले ऑप्शन में हर्ट्स दे रखा है, जो कि डिस्टेंस को मेज़र नहीं करता। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखूं, तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे ईयर दे रखा है, ईयर यहाँ पे डिस्टेंस को मेज़र मेज़र नहीं करता। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में भी हर्ट्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे आपको सही आंसर दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि समीर जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्बल को 3 डिफरेंट तरीके के फ्लोर में डाल रहा है, जिसमें एक में यहाँ पे सेलो टेप शीट यहाँ पे लगी हुई है, एक में कारपेट है, एक में न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से किस में यहाँ पे जो है फ्रिक्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगा सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए कारपेट में सबसे ज़्यादा वो जो मार्बल है वो रुकेगी, अटकेगी। फिर न्यूज़पेपर में उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे सेलोफेन शीट यहाँ पे लगाई है वो थोड़ी चिकनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था कि किस में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगेगा, तो कारपेट में सबसे ज़्यादा लगेगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ टाइम इज रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो होगा नहीं, दो ऑप्शन को आप यहाँ पे काट दीजिए। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहाँ पे बोल रखा है कि एक्स एक्सिस में यहाँ पे टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जबकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में वाई एक्सिस दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन में एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन को कंपेयर करने के बाद जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, इनमें से कौन सा बाई प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम का। कोक जो है वो कार्बन का मतलब कार्बन का फॉर्म माना जाता है, तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन है सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रांग है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्लास्टिक बॉटल को, एक वुडन स्पून को और एक मेटालिक स्पून को एक क्लोज रूम के अंदर रखा गया, जिसमें 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, और मॉर्निंग में देखा गया तो तीनों का टेम्परेचर क्या रहा होगा। तो अगर तीनों का टेम्परेचर अलग अलग भी है और एक जगह पे फिक्स करके रख दिया, तो आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र होती है। हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, तो पूरी रात में हीट ट्रांसफ़र होके तीनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा T1 T2 और T3 जो होगा वो बराबर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी, राइजोबियम,
वायरस जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते, जबकि ये जो शैवाल है यानी कि एल्गी है, ये इसके पास यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये अपना खाना खुद बना पाते हैं। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बेयर अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में ये किस तरीके से अडेप्ट हुए हैं कि यहाँ पर ये इजीली रह पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाइट फर इनके पास है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्लैट फीट, यहाँ पे देखिए फ्लैट फीट जो होता है पोलर बियर का यहाँ पे नहीं है, ये पेंगुइन की कंडीशन है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा फैट अंडर स्किन जो है ये इनके अंदर देखने को मिलता है, और इसके अलावा इनकी लॉन्ग कर्वी शेप के इनके जो लंबे लंबे इनके पैर जो होते हैं, ये नाखून जो होते हैं, ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में इनको रहने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो पोलर बियर की कंडीशन है वो आपको सेकेंड ऑप्शन में यहाँ दे रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ये मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखें तो यहाँ अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखो तो इसमें आपको विटामिन सी दिखेगा। विटामिन सी आपका जो है वो आपको यहाँ पे मिल्क में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें तो आयरन जो है ये आपको मिल्क में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें करेक्ट होगा प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो आपको मिल्क में मिलता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को अब मैं डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है अ नॉन मेटल यूज इन अ पर्पल कलर सॉल्यूशन अप्लाई ऑन वाउंड एज एंटीसेप्टिक। यानी कि जो कोई भी चोट वोट लग जाए तो उसमें एक पर्पल रंग का, एक बैगनी रंग के का अधातु प्रयोग किया जाता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये है आपका आयोडीन। ये मैंने आपके साथ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। एयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत दे रखा है। एयर हैज़ वेट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट चुनना है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल। एयर सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, ये गलत है, और क्योंकि गलत ऑप्शन को चुनना है तो यही यहाँ पे सही होगा। एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर वाटर साइकिल, तो ये आपका सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हर चीज़ का अपना अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये भी आपका सही है, ये नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल। मृदा जो है वायु में उपस्थित नहीं होती, ये गलत दे रखा है, और गलत ऑप्शन को ही चुनना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको यहाँ पे करना है। लिवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अभी कुछ क्वेश्चंस में हमने ये पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्रीवियस ईयर जब आप करते हो तो आपको प्रैक्टिस अच्छी होती है। अभी आपके सामने ये डेमो एग्जाम्पल है, तो ए का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ए के 4 के हिसाब से आपको सीधा यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल गया। इसके अलावा स्टमक जो है ये आपका प्रोटीन डाइजेशन को स्टार्ट करता है। गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस को स्टोर करता है। पेनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है ताकि कंप्लीट डाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। इनमें से कौन सा सेल के रिगार्डिंग यहाँ पे सही है। ऑल सेल आर राउंड इन शेप। हर सेल राउंड शेप के नहीं होते। आप नर्व सेल को देख सकते हैं, बोन सेल को देख सकते हैं, स्पर्म, ओवम। तो यहाँ पर हर सेल राउंड शेप के नहीं होते, ये गलत है। ऑल द सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि एक टिश्यू के जो सेल होंगे उनके सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, फंक्शन सेम होंगे, ये आपका सही है। द साइज ऑफ द सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म। तो देखिए अलग अलग सेल होंगे तो अलग अलग शेप होंगे, अलग अलग साइज होंगे, तो ये भी गलत है। ऑल सेल हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में आप देखोगे कि यहाँ पर सेल मेमोरी नहीं होती, यूकैरियोटिक में होती है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। यहाँ कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि बडिंग किस में होता है, आपका यीस्ट में होता है। तो ए का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहीं से आपको आपका करेक्ट आंसर मिल गया।
पोटैटो में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एल्गी में यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है और फंगी में स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट जो मैच है वो कहाँ पे मिल रहा है, वो आपको पहला ऑप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बहुत ईजी क्वेश्चन। CFC जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अंटार्कटिका में छेद हो रहा है, ये हम हमेशा पढ़ते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन से ऐसे डिजीज हैं जो कि स्प्रेड होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो एनीमिया जो है ये स्प्रेड नहीं होता। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन में भी आपको एनीमिया मिल जाएगा और लास्ट ऑप्शन में भी एनीमिया मिल जाएगा। यहाँ पे करेक्ट है टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पैडागोजी के आ गए हैं, इनको हम अभी के लिए स्किप करते हैं। ये जो पैडागोजी के क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं आप लोगों के साथ इनको डेफिनेटली डिस्कस करने वाली हूँ, बट ये पैडागोजी का जो सेक्शन है वो मैं आप लोगों के लिए अलग से लेके आऊँगी, ताकि ये जो सेक्शन है आप लोगों को कंफ्यूज ना करे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 87 से फिर से हमारे पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शी रन शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर। इस तरीके का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। तो धागा यूज़ नहीं कर सकती, स्टील का वायर यूज़ कर सकती है, ग्लास रॉड यूज़ नहीं कर सकती, इंसुलेटर है, रबड़ की पाइप नहीं कर सकती, तो स्टील का टार जो है वो यहाँ पे यूज़ करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, कॉनकेव मिरर ऑल्सो ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है और इसके 6 केसेस होते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। 5 इसके होते हैं रियल और इन्वर्टेड और एक होता है आपका वर्चुअल इरेक्ट। तो ये गलत दे रखा है। कॉनकेव मिरर में इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों इमेज बनती है। अवतल दर्पण में यहाँ पे सीधी और उल्टी दोनों तरीके की इमेज बनती है, यहाँ पे सही है। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, ये सिर्फ इरेक्ट इमेज बनाता है, ये सिर्फ सीधी इमेज बनाता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, तो गलत है, ये सिर्फ इरेक्ट बनाता है, इन्वर्टेड नहीं बनाता। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। यानी कि जो मधुमक्खी जब काटती है तो इनमें से कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता, ये फॉर्मिक एसिड जिसे आप मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये वाला एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड और एसिटिक एसिड नहीं होता है। इनके यूजेस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूल है जिसका आपको बता रखा है कि कितना अमाउंट है, इसमें इतनी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो कैलोरी वैल्यू का फॉर्मूला होता है किलो जूल पर केजी। बस आप क्या करिए, ये जो एनर्जी है इसे जूल से किलो जूल में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद ये जो अमाउंट है इसे डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर आएगा। किलो, यहाँ पे कैलोरिफिक मान का आपको सूत्र, यहाँ सॉरी एसआई यूनिट पता होना चाहिए। एसआई यूनिट क्या है, किलो जूल, और ये जूल में दे रखा है, इसे किलो जूल में बदलिए, फिर इसे इससे भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलिए हम एक और सेट के पेपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपका और कॉन्फिडेंस यहाँ पे बन सके। अब ये जो पेपर सेट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये 2018 का पेपर सेट है। तो बेसिकली मैंने कोशिश की है कि 2018 से लेकर आपके 2023 तक के जो पेपर सेट है ये मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूं, और 2023 से 2018 तक हम लोगों ने यहाँ पे मूव किया। अब पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर। जो लॉन्गेस्ट स्नेक हमारे वर्ल्ड में फाउंड होता है वो कौन सा है, वो यहाँ पे जालीदार अजगर है, वो आपके रेटिकुलेट पाइथन है। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर आपके फैक्चुअल आपको याद होने चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट कर पाएं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी इस सेट में पूछा गया था, जिसमें बोल रखा है योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। यानी कि विश्व भर में योगा जो है, योग जो है क्यों किया जाता है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। देखिए ये नकारात्मक चीज़ यहाँ पे हो जाएगी।
ये हमें हेल्दी रखता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हंगर इंक्रीज करता है। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपको भूख भी लगेगी, ये आपको हैप्पीनेस देगा। आप स्वस्थ रहोगे तो आपको भूख भी लगेगी, आप खुश भी रहोगे, अपने आप को टाइम भी दे पाओगे। तो यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अब मैं आपके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर बाई। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की, ये एडवर्ड जेनर के थ्रू डिस्कवर की गई थी। ये पॉइंट मैंने इजीली आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। वैसे यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। जो सोडियम बेंजोएट है ये एक केमिकल प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। क्लास 8 की एनसीईआरटी का अगर आप दूसरा चैप्टर खोलेंगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, और देखिए क्लास 8 की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर से ही 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। यीस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है। दही की तो करेगा नहीं, इसके अलावा शुगर की नहीं करेगा, सॉल्ट की नहीं करेगा, ये अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में देता है, एटीपी के फॉर्म में देता है। राइजोबियम किससे मैच होगा। राइजोबियम जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है, और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अगर एक सरल लोलक की आवृत्ति जो है वो 2 हर्ट्ज दे रखी है तो उसका ऑसिलेशन कितना होगा, वो भी 16 सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अभी इतने सारे पेपर साइड डिस्कस करने के बाद आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज रिपीट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इसमें 2 हर्ट्ज दे रखी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो उसे एक्स ले लीजिए, टाइम है 16 सेकेंड। इन दोनों को 2 और 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32, जो कि आपको तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इफ इट कीप इन एयर। तो हमने पढ़ा है कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन की बोतल के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इससे आपका क्या बनता है, इससे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है। ये क्वेश्चन कितने बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टर्म रिपीट हो गया होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम यहाँ पे एंट एसिड के तरह यूज़ करते हैं। कब, जब हमें यहाँ पे एसिडिटी हो जाती है, जब हमारा स्टमक HCl एक्सेस में प्रोड्यूस करता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न विथ पॉप साउंड। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। पॉप साउंड के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, पर ऑप्शन में यहाँ मिस्टेक थी, तो इस क्वेश्चन के सबको फ्री में मार्क्स मिले थे। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपका 1 और 3 होना चाहिए था। इस हिसाब से अगर 1 और 3 होता तो इस क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। तो यहाँ पर डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल होता है, पेनक्रियाज करके एक ग्लैंड होता है, ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि हमारे अंदर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर लेवल यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इंसुलिन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने ऐसा एक डिस्कस किया था। और CNG जो है कंप्रेस नेचुरल गैस जो है एक प्राकृतिक गैस होती है, जो कि आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक जो है किस तरीके का रिकॉर्ड कंटेन करता है। ऐसी प्रजाति जो कि संकट में है यानी कि इंडेंजर स्पीसीज का रिकॉर्ड ये यहाँ पे एक तरीके से रखता है, ताकि हम उनको प्रिजर्व कर सके, हम उन्हें यहाँ पे बचा सके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द सोल ऑफ द शूज ट्रीटेड। यहाँ पे बोल रखा है कि सोल जो होते हैं शूज़ के वो आपका
यहाँ पे एक तरीके से अगर आपने सोल देखे होंगे तो वो इस तरीके के बने होते हैं, थोड़े ऊपर खापड़। क्यों बने होते हैं? क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकें, और फ्रिक्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो आप फिसलोगे नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन लेस होता, तो आप फिसलते रहते ज़मीन में। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ये किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सारिका टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू फाइंड। तो डिस्टिल वाटर जो है क्या है? डिस्टिल वाटर सीधा सीधा इंसुलेटर तो नहीं है। इंसुलेटर तो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ये पुअर कंडक्टर है डिस्टिल वाटर। जो डिस्टिल वाटर है, अगर आप उसे अशुद्ध जल में यहाँ पे आप सॉल्ट मिला दो तो वो क्या हो जाएगा? वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक यहाँ पे कमजोर चालक है, जो कि विद्युत का कमजोर चालक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम सॉल्ट मिला देंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? गुड कंडक्टर बन जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे इंसुलेटर ना लगा के हम तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन बी सेफली फ्लो इन इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, मिनिमम तो कुछ नहीं होता, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे बनाई गई है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखी है। अगला है देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच इज सेफली फ्लो। तो देखिए, मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपका यहाँ पे फ्लो करने का एक लिमिट बनाया गया है, तो यहाँ पे सही है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो फ्यूज आर इंसर्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन ऑल बिल्डिंग। फ्यूज इंसर्ट किया जाता है सेफ्टी डिवाइस की फॉर्म में। अगला है इफ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ द करंट इज मोर देन द सेफ लिमिट। बिल्कुल सही। अगर परिपथ में यहाँ पे अच्छे तरीके से उपयुक्त फ्यूज को लगाया जाए तो उचित सीमा से अधिक अगर विद्युत धारा बहेगी तो वो यहाँ पे मतलब वो खुद ऑफ हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा। तो ये भी सही है। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट क्या है जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर मोस्ट लाइकली अफेक्टेड इन अ साइक्लोन। ये क्वेश्चन 2015 में भी आया था। तो जिसका आंसर यहाँ पे क्या है? पूरी, जो कि एक ऐसा एरिया है जिसमें चक्रवात जो है आमतौर पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ इज ड्यू टू। चेंज इन सीजन किस वजह से होता है? जो हमारे यहाँ पे सीजन में चेंज होता है वो किस रीज़न से होता है? तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा अर्थ होता है वे अपने एक्सिस से थोड़ा टिल्ड है अपने प्लेन ऑर्बिट से। तो इस वजह से यहाँ पे आपका चेंज इन सीजन यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि बेसिकली सन की लाइट उसमें सीधा नहीं पड़ती। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में आपको 2 कॉलम यहाँ पे दे रखे हैं जिसको आपको मैच करना है, और यहाँ पे हम लोगों को एक साइड यहाँ पे कुछ ट्री के टाइप और एक साइड यहाँ पे हमें बता रहा है कि मतलब कुछ एरिया, और उसके से रिलेटेड हमें जो फैक्ट हैं वो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं हल्का सा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपको ये मैच द फॉलोइंग यहाँ पे क्लियरली दिखे। तो देखिए, जो क्नोपी ट्री होते हैं ये आपके टॉल ट्री होते हैं जिसके ब्रांचेस जो हैं ब्रांचेस ऑफ फॉल ट्री, तो जो बिल्कुल सॉरी ब्रांचेस ऑफ ट्रॉल ट्री को क्नोपी बोला जाता है। इस हिसाब से आपको जो करेक्ट मैच है वो यहीं पे मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमस बेसिकली यहाँ पे डेड और डिकेइंग टिश्यू को बताते हैं। इसमें अगर हम अगला देखें तो डिकम्पोजर क्या होते हैं? ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। ह्यूमस डेड प्लांट टिश्यू को बोलते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पैडागोजी के आ गए हैं जिनको हम फिर स्किप करते हुए चलेंगे, और अब मैं क्वेश्चन नंबर 87 भी हमारा पैडागोजी बेस्ड है, और बाकी ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन आपके पैडागोजी बेस्ड हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ सभी ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपके साथ 5 क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उन क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूँगी कि यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रही हूँ। 2 क्वेश्चन ये हो गए, इसके अलावा 2 क्वेश्चन ये हो गए, और 2 क्वेश्चन ये।
तो एक-एक करके मैं इनको यहाँ पे आपके सामने शो करती हूँ। इनको आप अच्छे से रीड करिएगा और ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में बता रही हूँ और आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।